नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो है विश्व के भूगोल की एक नई श्रृंखला प्रारंभ करेंगे और ये श्रृंखला ऐसे क्रमबद्ध तरीके से विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको भी हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है। बीच में किसी कारणवश जो है कक्षाएं चल नहीं पाईं, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। और जो विश्व का भूगोल है इसको हम एक क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे और इसके बाद में जैसे ही ये समाप्त होगा हम जो है भारत के भूगोल को देखेंगे। ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कि जो ज्योग्राफी, ठीक है, तो ज्योग्राफी शब्द का जो है ज्योग्राफी शब्द का जो है प्रथम प्रयोग ये यूनानी विद्वान थे। कौन से यूनानी विद्वान थे? उनका नाम था इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। ठीक है। तो जियोग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान किसने? इरेटोस्थनीज। ठीक है, इन्होंने किया था। ठीक है। और इरेटोस्थनीज को व्यवस्थित भूगोल का पिता यानी फादर ऑफ सिस्टमैटिक जियोग्राफी कहते हैं। मतलब इन्होंने जो है जियोग्राफी को सिस्टमैटिक तरीके से बताया था कि नहीं ये इसके बाद में ये यानी क्रमबद्ध तरीके से एक के बाद ही क्या आना चाहिए। ठीक है। मतलब उसको एक व्यवस्थित क्रम में रखा था, इसीलिए इनको जो है व्यवस्थित भूगोल का पिता कहते हैं यानी फादर ऑफ सिस्टमैटिक ज्योग्राफी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? इरेटोस्थनीज को। ठीक है। और ये कौन थे? तो ये यूनानी विद्वान थे। कौन से विद्वान थे? यूनानी विद्वान थे। इसके बाद में फिर देख लेते हैं, अगर पूछे भूगोल का जनक किसे कहते हैं? सिर्फ फादर ऑफ जियोग्राफी। जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? तो कौन है फादर ऑफ हिस्ट्री? फादर ऑफ हिस्ट्री जो हमारे हैं वो है हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। ठीक है। वैसे ही फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? तो कौन है? हिकाइटियस है। कौन है? हिकाइटियस। ठीक है। कौन है? हिकाइटियस है। तो देखिए अगर पूछे कि व्यवस्थित भूगोल का पिता किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? वो कहते हैं इरेटोस्थनीज को। जबकि पूछे भूगोल का जनक किसे कहते हैं तो किसे कहते हैं? हिकाइटियस को कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं ब्रह्मांड यानी कॉस्मोस की बात कर रहा है। ठीक है। किसकी? कॉस्मोस की बात कर रहा है। देखिए दिया हुआ है सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनी, यानी कि मंदाकिनियों का मतलब हो गया गैलेक्सीज। ठीक है। तो देखिए गैलेक्सी मतलब इसकी इंग्लिश भी थोड़ी बहुत देखते रहेंगे। तो देखिए सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर विशाल मंदाकिनियों यानी गैलेक्सीज तरह खगोलीय पिंड में सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में निकोलस कापरनिकस। ठीक है। कौन? निकोलस कापरनिकस ने सर्वप्रथम यह मत अभिव्यक्त किया कि ब्रह्मांड के केंद्र में किसके? जो ये हमारा ब्रह्मांड है। ठीक है। तो ब्रह्मांड के केंद्र में क्या है? सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है, ना कि पृथ्वी। मतलब पृथ्वी नहीं है यहाँ पर, यानी अर्थ क्या है? ये नहीं है केंद्र में। ठीक है। तो केंद्र में किसको बताया? तो इन्होंने केंद्र में किसको बताया? सूर्य को बताया। ठीक है। अर्थ को नहीं बताया। ठीक है। अर्थ नहीं है, यानी कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के जो केंद्र में यानी सेंटर में है वो क्या है? तो सूर्य है। ठीक है। और ब्रह्मांड में असंख्य सूर्य है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। और विभिन्न मतलब असंख्य ब्रह्मांड भी है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। असंख्य ब्रह्मांड है, असंख्य सूर्य है। ये जो छोटे छोटे तारे दिखाई देते हैं सब अपने आप में एक सूर्य है। ठीक है। इसके बाद में आगे अगर देखें तो कॉपरनिकस को आधुनिक, ठीक है, आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक माना जाता है। कॉपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। ठीक है। अब आगे है महाविस्फोट सिद्धांत। ये महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन वर्ष 1927 में, कब? 1927 में जॉर्ज लैमेत्र या जॉर्ज लैमेंटियर भी कहीं दिया जाता है, तो उन्होंने किया था। कब किया था? 1894 से 1966 के बीच में किया था। इसके बाद में रॉबर्ट वेगनर, कौन? वेगनर महोदय आपसे डायरेक्ट पूछेगा, ने 1967 में इसकी व्याख्या की थी। मतलब जो खोज किया गया था किसका? महाविस्फोटन सिद्धांत का। ये बात ध्यान रखिएगा। महाविस्फोटन सिद्धांत की खोज किसने की? तो जॉर्ज लैमेंटियर ने। ठीक है। और इसकी व्याख्या किसने की कि मतलब ये ऐसे ऐसे होगा, ये महाद्वीपीय जो है सिद्धांत है और ये कैसे कैसे विस्तार हुआ था, आपस में नज़दीक आना फिर दूर जाना, तो ऐसे ऐसे है। और इसके बाद में इसको रॉबर्ट वेगनर ने जो है इसकी व्याख्या 1967 में की थी। ठीक है। आगे हमारा आ जाता है महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, सभी पदार्थ प्रारंभ में पिंड की अवस्था में थे जिनका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। कहने का मतलब ये है कि जब महाविस्फोटन सिद्धांत हुआ तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सभी पदार्थ प्रारंभ में जो पिंड थे वो मतलब पिंड की अवस्था में थे। ठीक है। जिनका आयतन मतलब जो इनका एरिया था बहुत छोटा था, इनका एरिया जो है बहुत छोटा था। ठीक है। तथा तापमान और घनत्व अत्यधिक था।
ठीक है, यानी ये जो कण थे ये बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन इनका टेम्परेचर और घनत्व यानी कि इनकी डेंसिटी हाई थी और इनका टेम्परेचर भी क्या था, बहुत हाई था। ठीक है, लेकिन जो इनका एरिया था वो क्या था, बहुत छोटा था। तो इसी कारण से अत्यधिक संकेंद्रण के कारण, ठीक है, इस पिंडों में क्या हो गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों का बिखराव हुआ। ठीक है, और विस्फोट के कारण क्या हो गया, देखिए जब विस्फोट हुआ उसके कारण ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ, मतलब इसके बाद में अनेक जो है ब्रह्मांडीय पिंडों का निर्माण हुआ। तभी से ब्रह्मांड निरंतर क्या हो रहा है, इनका विस्तार हो रहा है, मतलब ब्रह्मांड तब से लगातार बढ़ रहा है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसी में। तो देखिए यहाँ पर हमने बताया सौरमंडल, ठीक है, सोलर सिस्टम। तो देखिए सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाने वाले सूर्य के प्रकाशित होने, मतलब जो सूर्य के अंदर है वो सब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है, सूर्य जैसे एक सेंटर में है, उसके चारों ओर जो जो चक्कर लगाते हैं वो सब लगभग किससे प्रकाशित है, वो सब सूर्य से ही प्रकाशवान है। ठीक है, जैसे ग्रह हो गए, जैसे हमारा मंगल हो गया, ठीक है, बृहस्पति हो गया, पृथ्वी हो गई, तो ये सब कैसे हैं, ये सब सूर्य के प्रकाश से ही जो है क्या होता है, प्रकाशवान होते हैं। इसके अलावा उपग्रह हो गए, ठीक है, क्षुद्र ग्रह हो गए, धूमकेतु हो गए, उल्का हो गए, ये सब पिंडों का समूह क्या कहलाता है, सोलर सिस्टम कहलाता है या सौर मंडल कहलाता है। ठीक है, तो अगर पूछ ले कि सोलर मंडल क्या है, तो आप बता दीजिएगा कि जो है सूर्य के द्वारा जो प्रकाशित होते हैं, ठीक है, उनमें से जैसे ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, ठीक है, आदि पिंड जो है क्या कहलाते हैं, सोलर सिस्टम कहलाते हैं। ठीक है, हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी, ये ध्यान रखिएगा, पूछता है कि हमारा सौर मंडल, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको क्या कहते हैं, तो उसको मंदाकिनी, आकाशगंगा या दुग्ध मेखला, तीनों बात ध्यान रखनी है कि हमारा सौर मंडल जिसमें स्थित है उसको मंदाकिनी भी कहते हैं, आकाशगंगा भी कहते हैं और दुग्ध मेखला भी कहते हैं। ठीक है, अब हम सूर्य के बारे में देख लेते हैं, ठीक, सन के बारे में। देखिए सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है, मैंने अभी कहाँ बताया, केंद्र में स्थित है, और ये बात मैं नहीं, ये बात कोपरनिकस जी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में सूर्य की आयु कितनी है, तो देखिए 4.6 अरब वर्ष, कितना है, 4.6 अरब वर्ष। ठीक है, और सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना, तो 13 गुना बड़ा है, कितना है, 13 गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्यताप का मात्र 2 अरबवां हिस्सा, ठीक है, कितना, दो, मतलब जो पृथ्वी पर सूर्य का टेम्परेचर पहुंचता है वो 2 अरबवां हिस्सा है। ठीक है, वरना पृथ्वी इतनी गर्म हो जाए कि हालत ख़राब हो जाए, यहाँ जब इतना नॉर्मल रहता है तब तो देखते ही हैं गर्मी में। इसके बाद में फिर सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक, मतलब सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है, तो देख लीजिए 8 मिनट 19 सेकंड, या कहीं कहीं 8 मिनट जो है 10 सेकंड भी लिखा होता है, लेकिन आप 8 मिनट 19 सेकंड या 499 सेकंड का समय लगता है। आप 8 मिनट डायरेक्ट याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछेगा कितना लगता है, तो 8 मिनट। ठीक है, इसके बाद में सूर्य की समस्त ऊर्जा, ठीक है, सूर्य की जो समस्त ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन है। ठीक है, क्या है, नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखिएगा, नाभिकीय संलयन है। ये जो नाभिकीय संलयन होता है ये 3:3 ऐसे, फिर अब जैसे 3:3 के रेशियो में टूटता रहता है, 3:3 के गुणज में टूटता रहता है। ठीक है, मतलब 3 3 के गुणज में ये टूटता रहेगा। आगे हम देखते हैं सौर मंडल, क्या है, सौर के पिंड, क्या है, सौर के सौर के पिंड, सौर मंडल के पिंड, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। अब देखिए सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने हैं, तो 8 ग्रह हैं, कितने हैं, 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम, देखिए बुध जो है ये सबसे नज़दीक है, मतलब सूर्य के, देखिए सन है, ये सन के सबसे पास में पूछ लेता है कौन सा है, तो बुध है। ठीक है, उसके बाद में फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी हमारी तीसरे नंबर पर है। ठीक है, फिर मंगल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट बोलते हैं। फिर ये बृहस्पति है, ये सबसे बड़ा है। ठीक है, फिर शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। ठीक है, इतने हैं, कितने हैं, 8। और प्लूटो को जो है वो 2006 में बाहर कर दिया गया था, कब बाहर किया गया था, 2006 में। तो देखिए सौर मंडल के पिंड है उसमें, सौर मंडल में वर्तमान में कुल कितने हैं, 8 है। ठीक है, और सूर्य के दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम क्या है, तो सबसे नज़दीक में बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, और मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, अरुण हो गया और वरुण हो गया। इसके बाद में हम देख लेते हैं आकार के आधार पर, किसके, आकार के आधार पर। अब देखिए आकार में भाई सबसे बड़ा कौन सा है, तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति है। अब जो सबसे नज़दीक है, ठीक है, देखिए उसके बाद में फिर बृहस्पति के नज़दीक कौन सा है, तो शनि, तो उसके बाद में अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी, ठीक है, फिर शुक्र हो जाएगा, फिर मंगल, और सबसे छोटा आकार के आधार पे कौन सा है, बुध है, कौन सा है,
बुध है। अब देखिए इसके बाद में सूर्य ग्रहण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? सूर्य ग्रहण की, सोलर इलिप्स की। ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि ये तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, मतलब एक तरफ हम रख देते हैं सन को, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, चाहे सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो। ठीक है, और इधर हमारी हो गई अर्थ, और इसके बीच में कौन आ जाए? मून। यानी जब मून बीच में होगा तब क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, जब मून बीच में होगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, जिससे सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाता। तो अगर पूछ ले कोई सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप तुरंत बताइए कि जो है सूर्य और पृथ्वी के मध्य में जब चंद्रमा आ जाएगा तो क्या होगा? सूर्य ग्रहण होगा। ठीक है, ऐसे ये स्ट्रक्चर समझ लीजिए, बस हो जाएगा। एक तरफ सन को रख दीजिए, एक तरफ अर्थ को, और जब ये देखिए बीच में क्या हो गया? चंद्रमा आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया? तो यहाँ पर हमारा जो है सूर्य ग्रहण होगा। अगर ये चंद्रमा उठ के अर्थ की जगह पे चला जाए और अर्थ अगर चंद्रमा की जगह पे आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण हो जाएगा। ठीक है, सूर्य नहीं बदलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये हमारा सन है, ठीक है, और यहाँ पर अगर क्या आ गया? अर्थ आ गई, और इधर हमारा क्या आ गया? मून आ गया, तब क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा, ठीक है, ये चंद्र ग्रहण। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्र ग्रहण। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण, और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? सूर्य ग्रहण हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आगे दिया हुआ है, ठीक है, सूर्य ग्रहण प्रतिपदा। ठीक है, यानी कि न्यू मून डे या अमावस्या को होता है। मतलब जो सूर्य ग्रहण होगा वो हमेशा कब होगा? अमावस्या को होगा। जो सूर्य ग्रहण होगा वो हमेशा कब होगा? तो वो अमावस्या को होगा। ठीक है, अगला हमारा है बुध। अब इस एक एक ग्रह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए यह सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। ठीक है, यह सूर्य के सर्वाधिक निकट का ग्रह है। सबसे निकट कौन है? बुध है। ठीक है, इसके बाद में इसे सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 88 दिवस मतलब लगता है। कितना? 88 दिन लगता है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, इसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा? बुध या मरकरी। ठीक है, इसके बाद में हम आ जाते हैं शुक्र के पास में, वो था बुध। अब आ जाते हैं शुक्र या वीनस। ठीक है, देखिए सर्वाधिक चमकीला, पूछता सर्वाधिक चमकीला कौन सा है? तो शुक्र है। ठीक है, और शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक, पृथ्वी के सबसे नज़दीक और सर्वाधिक गर्म ग्रह है। ठीक है, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी कौन सा है? तो वो भी शुक्र है। ठीक है, शुक्र को भोर और सांझ का तारा कहते हैं। भोर और सांझ यानी संध्या का, और मॉर्निंग का यानी मॉर्निंग और इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे देखिए शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी बात ध्यान रखिएगा कि शुक्र को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की बहन, क्योंकि सबसे नज़दीक है। ठीक है, इसके अलावा क्या है? घनत्व, आकार एवं व्यास में। ठीक है, घनत्व यानी डेंसिटी में, ठीक है, साइज में, और इसके अलावा जो है रेडियस में। ठीक है, इन तीनों में क्या है? इन तीनों में यह पृथ्वी के लगभग समान है, लेकिन इसका अपना कोई उपग्रह नहीं है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। तो यानी कि बुध और शुक्र दोनों के पास में अपना कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अब पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है? शुक्र को। ठीक है, चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। और सांझ और जो है मतलब मॉर्निंग और इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है? तो शुक्र को। ठीक है, अब आ जाता है अपना प्यारा पृथ्वी यानी अर्थ। ठीक है, पृथ्वी सौरमंडल में एकमात्र ज्ञात ग्रह जिस पर जीवन है। ठीक है, पृथ्वी पर ही जीवन है, और कहीं तो भी जीवन के साक्ष्य मिले नहीं हैं। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण इसे नीला ग्रह, मतलब पृथ्वी पर जो है लगभग 70 से 75% के अप्रॉक्स क्या है? जल है। इसी कारण जो है यह नीला दिखाई देता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। और पृथ्वी एकमात्र, पृथ्वी के पास कौन सा अपना उपग्रह है? एक सैटेलाइट है, कौन सा है? तो वो चंद्रमा है। कौन सा है? चंद्रमा है। ठीक है, और पृथ्वी अपने अक्ष पे यानी कि अपने एक्सिस पे, जो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपने एक्सिस पे कितनी झुकी हुई है? तो ये 23.1/2 अंश पर झुकी हुई है। ठीक है, इसके अलावा हम देख लें पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में, यानी लगभग 24 घंटे में। तो आपको दोनों याद रखना है, क्योंकि रीजनिंग में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड दे देता है। तो यानी पृथ्वी 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपने अक्ष में एक चक्कर पूरा कर लेती है। ठीक है, इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति के नाम से जानते हैं। मतलब अगर पूछ ले कि जो पृथ्वी चक्कर लगाती है अपने एक्सिस पे,
तो वो कौन सी गति होती है? तो देखिए घूर्णन गति तो सब बता देंगे, लेकिन दैनिक गति भी दे सकता है, तो आप ध्यान रखिएगा दैनिक गति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम और देख लेते हैं थोड़ा सा इसमें। तो देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर, ठीक है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने को घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर मतलब पृथ्वी जो अपने अक्ष पे यहाँ घूमती है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इसी के कारण दिन रात होता है। तो कभी अगर आपसे पूछ ले कि दिन रात होने का कारण क्या है, तो बता दीजिएगा पृथ्वी का अपने यानी अर्थ का अपने एक्सिस पर रोटेशन ही क्या कहलाता है? दिन रात का कारण हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर कभी पूछ ले ऋतु में परिवर्तन होने का भी कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने एक्सिस पे रोटेशन है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में मतलब सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी, ठीक है, देखिए 365 दिन 6 घंटे 9 मिनट 9.51 सेकेंड या 365.25 दिन का समय लेती है, ठीक है। इसे पृथ्वी का क्या कहते हैं? परिक्रमण गति कहते हैं। क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। अब देख लेते हैं, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी सूर्य के निकटतम दूरी यानी 4 जनवरी को, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट, पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे निकट कब होती है? तो 4 जनवरी को, ठीक है। और इस तिथि को क्या कहते हैं? पेरीहीलियन, ठीक है। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन बोलते हैं या उपसौर बोलते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। तो पृथ्वी के सबसे निकट कब होती है? पहला क्वेश्चन ये 4 जनवरी को, ठीक है। इसको क्या कहते हैं जब निकट होती है? पेरीहीलियन बोलते हैं या उपसौर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में दूसरा देख लेते हैं, पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कब होती है? तो कब होती है? देखिए सर्वाधिक दूरी पर सामान्यतः 4 जुलाई को, ठीक है। और इस स्थिति को अपहीलियन, ठीक है, अपहीलियन या अपसौर कहते हैं, अपसौर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसको उपसौर और इसको अपसौर कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर देख लेते हैं 21 मार्च, ये देखिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च और 23 सितंबर ये दो ऐसे डेट हैं जब पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो पूछे पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर, ठीक है। इस दोनों समय क्या होते हैं? दिन और रात बराबर होते हैं। आगे हमारा हो जाता है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? मतलब जो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध इस साइड में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो ये होता है 21 तारीख को, ठीक है। कब होता है? 21, ठीक है। और ये 21 जून जो है, 21 जून को ही क्या मनाते हैं? 21 जून को हम लोग योगा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाते हैं, ठीक है। और इस बार 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया है 2023 में, ठीक है। इसके अलावा 22 जून को, जबकि देखिए यहाँ पर हमको 21 जून ही याद रखना है, 22 जून से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आप सीधा बताएंगे कि कब होता है? 21 जून को। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला इधर वाला सिस्टम है, ठीक है, इधर वाले को नॉर्थ, ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ, तो साउथ पोल की तरफ इधर सबसे बड़ा जो गोलार्ध दिन होगा वो कब होगा? 22 दिसंबर को। कब होगा? 22 दिसंबर को। तो अगर कभी पूछ ले उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 21 जून को। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और दिन रात बराबर कब होते हैं? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, ठीक है। अब देख लीजिए मार्स यानी मंगल ग्रह। देखिए मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस पे आयरन ऑक्साइड की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। अच्छा मंगल के 2 ग्रह हैं, ठीक है, मंगल के 2 सैटेलाइट हैं, उपग्रह हैं, सॉरी, कौन कौन से हैं? फोबोस और डीमोस, ठीक है, 2 उपग्रह हैं, ध्यान रखिएगा इनको। जो फोबोस है, अब देखिए फोबिया सबसे मतलब ये डरावना है, ठीक है, तो इसको डरावना उपग्रह भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा आ जाता है जुपिटर, ठीक है, यानी बृहस्पति, ये सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है, ये सबसे बड़ा जो है ग्रह है। और इस उपग्रह में गैनीमेड सौर मंडल का, ये देखिए पूछ ले कि पूरे जितना सौर मंडल में 8 ग्रह हैं उसमें सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास में है? तो वो बृहस्पति के पास में है। क्या नाम है? गैनीमेड, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। इसके बाद में शनि है, सर्टन, ठीक है, शनि सौरमंडल का दूसरा बड़ा, ठीक है, दूसरा बड़ा ग्रह है। शनि जो है वो सौरमंडल का दूसरा बड़ा ग्रह है, ठीक है। अब देख लेते हैं शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं। तो देखिए शनि के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी ऐसे ऐसे, ये शनि है तो इसके चारों ओर ऐसे ऐसे क्या है? छल्ले हैं। और शनि के जो शनि ग्रह के पास उपग्रह है उनकी संख्या 82 है। शनि का सबसे, ये देखिए ये पूछा हुआ, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ये इंपॉर्टेंट है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है। कौन है? टाइटन है, ठीक है। और यह भी दूसरा बड़ा उपग्रह है।
मतलब दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा है, तो वो शनि है, और दूसरा बड़ा उपग्रह किसके पास में है, तो वो भी टाइटन के पास में है। ठीक है, मतलब शनि के पास में उसका नाम टाइटन है। ठीक है, अब हमारा अगला आ जाता है अरुण। क्या आ जाता है, अरुण या यूरेनस। देखिए, अरुण की खोज जो है विलियम हर्सले ने की थी, तो ये खोज आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए, ये कहाँ से, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरुण ग्रह पर सूर्योदय जो है वो पश्चिम दिशा एवं सूर्यास्त किधर होता है, पूर्व दिशा में होता है। आपके लिए बस ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा ग्रह है जो पश्चिम में उगता है और पूरब में अस्त होता है, तो वो अरुण ग्रह है। ठीक है, कौन सा है, अरुण ग्रह। अब हमारा आ जाता है वरुण, नेपच्यून। ठीक है, यह पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है। तो पूछ ले पृथ्वी पर सर्वाधिक दूरी पर कौन सा है, तो जो है या सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर, सॉरी, सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर कौन है, तो वरुण यानी नेपच्यून है। और वरुण की जो खोज है वो जोहान गाले ने की थी 1846 में। खैर ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, देखिए ये ध्यान रखना है, ट्रिटान है। कभी कभी टाइटन और ट्रिटान को लोग लेकर कन्फ्यूज रहते हैं। तो जो है वरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, ट्रिटान है। ठीक है, अब देख लेते हैं बौने ग्रह। ठीक है, कौन से, बौने ग्रह। तो बौने ग्रह के बारे में देख लेते हैं। देखिए, यम की खोज, ठीक है, यम की खोज 1930 में, ठीक है, क्लाइड टॉम्बैग ने की थी। सेरेस, होमियो, ठीक है, मेक और इरिस, ये भी बौने, ठीक है, ग्रह है। क्या है, बौने ग्रह है। अब चंद्रमा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, मून, ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के मध्य में पृथ्वी आ जाती है, बात हम बता चुके हैं, तो उस समय क्या लगता है, चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, और यह हमेशा कब होता है, पूर्णिमा को। जबकि सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। ठीक है, कब होता है, अमावस्या को। अब अन्य पिंड के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, सौरमंडल के अन्य अन्य पिंड। ठीक है, अब देखिए एस्टेरॉइड्स हैं। देखिए, पृथ्वी और मंगल के मध्य, पृथ्वी और मंगल, जैसे ये हमारा अर्थ हो गया। ठीक है, और इधर हमारा हो गया क्या, मार्स। ठीक है, इन दोनों के मध्य में, ठीक है, यहाँ पर पृथ्वी, बृहस्पति और मंगल। ठीक है, और इधर क्या है, इधर हमारा हो गया बृहस्पति। ठीक है, तो इसके मध्य में ऐसे ऐसे एक पतली रेखा है। ठीक है, छोटे छोटे ग्रह पाए जाते हैं जिनको क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। यानी कि मार्स और जुपिटर के मध्य में, किसके, मार्स और जुपिटर के मध्य में छोटी छोटी ये एक सकरी ऐसे पतला सा, ठीक है, रेखा एकदम बिल्कुल लाइन हल्की सी बनी हुई, इसी को क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो अगर पूछ रहे क्षुद्र ग्रह किनके किनके बीच में है, तो बृहस्पति और मंगल के मध्य स्थित। अब आगे इसी में देख लेते हैं। देखिए, क्षुद्र ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा। ठीक है, क्षुद्र ग्रहों के पृथ्वी से टकराने पर पृथ्वी की सतह का विशाल गर्त का निर्माण होता है। मतलब जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी की सतह पर विशाल गर्त का निर्माण होता है। अगला हमारा हो गया धूमकेतु यानी कोमेट। ठीक है, अब धूमकेतु सौरमंडलीय निकाय हैं जो पत्थर, धूल, बर्फ, गैस के बने हुए छोटे छोटे खंड होते हैं। अब देखिए, धूमकेतुओं की पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होती है। देखिए, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो धूमकेतु होता है, ठीक है, जो धूमकेतु होता है इसकी पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत होगी। किसके, सूर्य के विपरीत होगी। ठीक है, धूमकेतु जो होते हैं इनको पुच्छल तारा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुच्छल तारा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अक्षांश यानी लेटीट्यूड। ठीक है, देखिए, ग्लोब, पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त। ठीक है, देखिए ये ग्लोब बना लीजिए। ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा 0 डिग्री हो गया। ठीक है, या इसी को विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं, बृहद, या इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह रहा है पृथ्वी के ग्लोब पर विषुवत वृत्त के उत्तर से दक्षिण किसी स्थान पर कोणीय दूरी क्या कहलाती है, अच्छा। अब उत्तर ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारा साउथ हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण, क्या चीज़, उत्तर या दक्षिण। देखिए, ये हमारा हो गया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पर मैप। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं विषुवत रेखा या इक्वेटर। ठीक है, पृथ्वी के ग्लोब पर शून्य अंश, कौन सा, शून्य अंश अक्षांश को विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा या इसी को बृहत वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं, बृहत वृत्त। ठीक है, क्या कहते हैं, बृहत वृत्त कहते हैं। अच्छा, दो अक्षांश रेखाओं के बीच लगभग
111 किलोमीटर की दूरी होती है, ठीक है। अब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड, ठीक है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, ठीक है, यानी कि इधर से इधर, यानी नॉर्थ पोल से जो साउथ पोल को मिला दे वो होता है देशांतर, ठीक है। और उसके बाद में जो हमारा इधर ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, इसको क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, ठीक है। ये ग्लोब में हो गया, तो ये हमारा हो गया देशांतर, और जो ऐसे खींचा है ये हो गया अक्षांश, ठीक है, ये हो गया अक्षांश। अब देख लेते हैं आगे, ठीक है। इसके बाद में शून्य अंश, किसको, शून्य अंश, ठीक है। शून्य अंश देशांतर को ग्रीनविच रेखा या प्रधान रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। शून्य अंश जो है देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है, इसको, इस रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के नाम से भी जाना जाता है। आगे हम देखते हैं, ठीक है। ग्रीनविच रेखा या जीरो देशांतर के ठीक विपरीत में 180 अंश देशांतर रेखा होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, 180 अंश, ठीक है, तिथि रेखा के नाम से जानते हैं। सामान्यतः एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। ध्यान रखिएगा, एक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है, तो 4 मिनट का अंतर होता है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं कर्क रेखा, कौन सा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। देखिए कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा के उत्तर में, ये देखिए ये हमारा हो गया भूमध्य रेखा, और इधर ये जो ये 23 डिग्री, ठीक है, हाफ मिनट, ठीक है, 23.5, यही हमारा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ठीक है। कर्क रेखा जो है ये उत्तर में है, किसके, भूमध्य रेखा के, और जो दक्षिण में है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मकर रेखा, क्या बोलते हैं, मकर रेखा, ठीक है। ये देखिए सेम चीज़ दी हुई है। आगे देखिए, शून्य अक्षांश या शून्य देशांतर रेखाएं आपस में एक दूसरे को, मतलब जो शून्य अक्षांश है, यानी ये देखिए शून्य अक्षांश, ठीक है, और शून्य, ये दोनों जहाँ पर काटें, ये कौन सा जगह है, तो इसको कहते हैं अटलांटिक महासागर। कहाँ पर काटती हैं, अटलांटिक महासागर में, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हमारा हो जाता है विषुवत रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं। क्वेश्चन बहुत बार बना है कि जो है विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों जो है वो किस महाद्वीप से गुजरती हैं, तो अफ्रीका महाद्वीप से। कहाँ से, अफ्रीका महाद्वीप से। अब आगे हम देख लेते हैं, देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए भूकंपीय तरंगों के आधार पर पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया। पहला हो गया भूपर्पटी यानी क्रस्ट, दूसरा हो गया मेंटल, और तीसरा हमारा हो गया केंद्रीय भाग या कोर, ठीक है। अब देख लेते हैं इसमें, देखिए यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत है, क्या, भूपर्पटी, ठीक है। और इसका निर्माण बेसाल्ट, ध्यान रखिएगा पृथ्वी का जो निर्माण है, जो ऊपरी हिस्से का यानी भूपर्पटी का, उसका निर्माण किससे हुआ है, बेसाल्ट चट्टान से। अच्छा, बेसाल्ट चट्टान जो होता है, इस यही जब आगे धीरे धीरे बदलती है तो ये काली मिट्टी में बदल जाती है, जिसको जो है स्थानीय भाषा में रेंगुर कहा जाता है, ठीक है। अच्छा चलिए, इसे सियाल परत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सियाल, ठीक है। क्यों कहा जाता है, देखिए नीचे दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन भी है, ठीक है, कि भूपर्पटी जो है किसका, तो ये बेसाल्ट चट्टान का बना होता है, एक बात। दूसरी बात सियाल भी कहा जाता है, और तीसरी बात सियाल क्यों कहा जाता है, तो देखिए इस क्षेत्र में जो होता है सिलिका और एल्यूमिनियम की, किसकी, सिलिका, किसकी, सिलिका की, और इसके साथ साथ एल्यूमिनियम की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है। किसकी किसकी प्रधानता होती है, तो देखिए एक तो सिलिका होता है और दूसरा एल्यूमिनियम होता है, किसमें, भूपर्पटी वाले हिस्से में, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है, और ये बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, ठीक है। दूसरा हमारा है मेंटल, यह पृथ्वी की मध्य परत है, यह पृथ्वी की मध्य परत है, इसकी मोटाई 3200 किलोमीटर, ठीक है, और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। मतलब जो भूपर्पटी है और मेटल है, इन दोनों का निर्माण किससे हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। अब आगे हम देख लेते हैं इसी में, ठीक है। देखिए इसकी परत को क्या कहा जाता है, सीमा कहा जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें सिलिका और किसकी, मैग्नीशियम की, किसकी, सिलिका और मैग्नीशियम की क्या है, प्रधानता है, ठीक है, इसी कारण। अब आगे हम देख लेते हैं तीसरा, केंद्रीय भाग या कोर। क्या चीज़, केंद्रीय भाग या कोर। देखिए पृथ्वी के केंद्रीय भाग में निकल और किसकी, फेरियम से, ठीक है, यानी फेरस यानी लोहा समझ लीजिए, निकल और लोहा, ठीक है, इसकी अधिकता के कारण जो है इसको क्या कहा जाता है, मतलब इससे ये बना हुआ केंद्रीय भाग हमारा किससे बना है, निकल और फेरस से, ठीक है। अब पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, तो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। अब देखिए पृथ्वी के नीचे जाने पर, ठीक है, जब हम, ये हमारा अर्थ हो गया, और इसके जब नीचे जाते हैं, ठीक है, नीचे जाने पर 32 मीटर की गहराई पर, जैसे हम यहाँ 32 मीटर मान लेते हैं, 32 मीटर जब पहुँच जाते हैं
तो 1 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद में पृथ्वी की बाह्य सतह को निम्न भागों में मतलब बांटा जा सकता है। अब देखिए पृथ्वी की जो बाहरी हिस्से हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में। कौन कौन से, देखिए एक तो हो गया स्थल मंडल, दूसरा हो गया जल मंडल, इसके अलावा वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल और जैवमंडल, यानी 4 भाग में बांटा गया है। तो कौन कौन सा है, पहला हमारा हो गया स्थल मंडल, दूसरा हमारा हो गया जल मंडल, तीसरा हमारा हो गया वायुमंडल। ये जनरली सबको पता है। जो चौथा हमारा है यही ध्यान रखना है किसमें, तो ये हो गया जैवमंडल यानी बायोस्फीयर में। ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हमारा आ जाता है स्थल मंडल यानी लिथोस्फीयर। ठीक है। पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत को स्थल मंडल कहा जाता है। ठीक है। स्थल मंडल की जो अधिकतम ऊंचाई माउंट एवरेस्ट यानी 8,848 मीटर, कहीं कहीं 8,000 अगर 48 ना मिले तो 8,850 हो जाएगा। ये 48 की जगह पे क्या हो जाएगा 50, लेकिन अगर 48 है तो हमको 48 ही ऑप्शन में टिक करना है। ठीक है। तथा गहराई, तो देखिए गहराई किसकी है, तो ये मेरियाना गर्त की है। किसकी है, मेरियाना गर्त की। ठीक है। इसके बाद में पृथ्वी के धरातल पर लगभग 70.8 भाग पर जल है। कितना, 70.8, आप 71% मान लीजिए, 70.8 हो जाता है तो मतलब पी के उधर निकल जाए तो ये 71, यानी कि पृथ्वी के धरातल पर लगभग 71% भाग पर क्या है, जल है, जबकि 29.2% भाग पर किसका विस्तार है, स्थल का विस्तार है। किसका, स्थल का विस्तार है। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है चट्टान। क्या आ जाता है, चट्टान। देखिए चट्टान के बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी की बाह्य परत पर, ठीक है, पृथ्वी की बाह्य परत पर मिलने वाले कठोर पदार्थों को शैल या चट्टान, मतलब जो इसके बाहरी हिस्से पर मिलने वाले कठोर पदार्थ हैं उनको क्या कहा जाता है, शैल या चट्टान। ठीक है। चट्टान की उत्पत्ति के आधार पर, देखिए इनकी उत्पत्ति के आधार पर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो 3 भाग कौन कौन से हैं देख लीजिए। तो पहला हमारा जो है वो है अग्नेय। ठीक है। मतलब इग्नियस रॉक। दूसरा हमारा है अवसादी शैल या सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है। और तीसरा हमारा है रूपांतरित शैल या इसको बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये तीनों बात ध्यान रखनी है। अब इसके बाद में देख लेते हैं हम, देखिए अग्निशैल के बारे में। किसके बारे में, अग्निशैल के बारे में। ठीक है। देखिए अग्निशैल जो है ये मैग्मा तथा लावा के जमने से, यही पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन डायरेक्ट कि अग्निशैल का निर्माण कैसे होता है, तो मैग्मा और लावा के जमने से होता है। ठीक है। अग्नि चट्टान को क्या कहा जाता है, तो देखिए अग्नि चट्टान को जो है प्राथमिक शैल या प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। अच्छा, इसका निर्माण कैसे होगा, देखिए इसका निर्माण जो है, जैसे बहुत ज़्यादा पृथ्वी के अंदर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है, उसमें जो है लावा वगैरह निकलने लगता है और वही आके बाहर जम जाता है, जिससे पृथ्वी में जो है अग्निशैल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। तो इसीलिए इसको प्राथमिक शैल कहा जाता है। अब इसी से धीरे धीरे इसके टूटने से जो है अन्य शैलों का निर्माण होगा। अब देखिए बेसाल्ट हो गया, ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, ठीक है, पेग्माटाइट हो गया, ठीक है, डायोराइट हो गया, ग्रेबो हो गया। ये सब क्या है, ये सब अग्नि चट्टान के उदाहरण है। कौन कौन से, बेसाल्ट हो गए, ग्रेनाइट हो गए, पेग्माटाइट हो गया, डायोराइट हो गया और ग्रेबो। ये सब क्या है, ये सब अग्नि चट्टान के उदाहरण है। ठीक है। अब अगला हमारा आ जाता है अवसादी चट्टान। इनका निर्माण जो है शैलों के, किसके, अब यही शैल जो अभी हमने पढ़ा अग्नि चट्टान, उसी के जो है क्षरण से प्राप्त होता है। और अवसादों का लगातार, भाई वो टूटता है और लगातार क्या होता है, वो जमते रहते हैं, तो जिससे क्या हो जाता है, अवसादी शैल का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अवसादी शैल को क्या कहते हैं, परतदार शैल कहते हैं। क्या कहते हैं, परतदार शैल कहते हैं। अच्छा, अवसादी शैलों में वनस्पति और जीव जंतु जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब जो अवसादी शैल है इसमें वनस्पति और जीव जंतु ये सब और जीवाश्म पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अग्नि चट्टान में जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाएंगे। ध्यान रखिएगा, अग्नि चट्टान में जीवाश्म वगैरह नहीं पाए जाएंगे, जबकि अवसादी शैल में वनस्पति, जीव जंतु, जीवाश्म ये सब पाए जाएंगे। अवसादी शैलों में खनिज तेल भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, तो अगर पूछे किस चट्टान में जो है खनिज तेल वगैरह पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टान में। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं, देखिए इसके उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, नमक की चट्टान हो गई, ये सब क्या है, अवसादी शैल के उदाहरण है। अब अगला हमारा आ जाता है रूपांतरित या कायांतरित शैल। ठीक है। देखिए रासायनिक क्रियाओं के ताप दाब, किसके, टेम्परेचर और प्रेशर आदि के कारण अग्नि एवं अवसादी शैलों के, ठीक है, स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है, जिसे रूपांतरित या कायांतरित शैल कहते हैं। ठीक है। अब इसके उदाहरण पूछता है बहुत ज़्यादा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए कौन कौन से उदाहरण है, पहला हमारा हो गया स्लेट, दूसरा हो गया सिस्ट, तीसरा हो गया संगमरमर, क्वार्टजाइट और
ये हो गया फाइलाइट। तो आप इसमें से ये आगे के जो है ये 4 याद रखिए, फाइलाइट पूछा नहीं है। और इसके अलावा जो है और नीस रूपांतरित सेलों का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा ये पूछ लेता है, नीस जो है ये रूपांतरित सेल का उदाहरण है। ठीक है, तो आज की जो हमारी कक्षा है वो यहीं पर समाप्त होती। कल हम जो है अगला चैप्टर ज्वालामुखी से प्रारंभ करेंगे। ठीक है, और ये जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो अभी हमने सेल पढ़ा है ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया या कोई भी पुलिस का एग्ज़ाम हो गया, उसमें जो है खास करके ग्रहों के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और ये जो हमने सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बताया है ये भी पूछ लेता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।